स्मृति जैसी सोच है हमारे देश में, जहाँ पे ये कहा जाता है कि औरत और मर्द बराबर नहीं होते और औरत पे कंट्रोल रहेगा मर्द का। हमेशा ही इसी सोच के साथ जब हमारा जो संसार चलता रहा है तो औरत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। 60 to 70% केसेस जो अनरिक्रूटेड लव, देखो सोच सबसे बड़ी बात होती है। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही हरकत करता है और परवरिश में इसका सबसे बड़ा रोल रहता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे अटैक मेन पे भी हो रहे हैं और ये केसेस उतने ही दुखदाई हैं, उतने ही प्रॉब्लमेटिक है जितने वुमेन के लिए है। जो क्राइम होता है वो एक सोच के साथ होता है, बुरी सोच। हम ये वेट क्यों कर रहे हैं कि इंसान क्राइम करे और तब जाके पनिशमेंट देंगे? अगर रीज़न की बात करें तो सबसे पहले कोई भी रीज़न वाजिब नहीं है। अगर 21 साल की पढ़ी लिखी लड़की रात को मूवी देखने जा रही है, उसका ड्रेसिंग सेंस की वजह से रेप हो रहा है, तो 6 महीने की बच्ची जिसको तो पता ही नहीं है ड्रेसिंग सेंस क्या होती है, उसका भी रेप हो रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? इसमें किसी लड़की की गलती नहीं है, किसी विक्टिम की गलती नहीं, ये एक सोच है। पहरावा कभी भी इनविटेशन नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। वैसे तो हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी औरतों पर अत्याचार हो रहा है और उन्हीं अत्याचार में सबसे ज्यादा अत्याचार जो हो रहा है वो है एसिड अटैक। उसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नवप्रीत कौर। आइए बात करते हैं उनके साथ, उनका खुद का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने ये ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है और अपने सर्च पीरियड के दौरान उनको क्या क्या जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ी, वो भी पूछेंगे। देखिए मधु जी, जैसे आपने स्टार्ट किया कि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होते हैं, जब बहुत तरीके की चीज़ें होती जो वुमेन के अगेंस्ट होती है, इसी तरीके से एसिड वायलेंस भी औरतों के खिलाफ बहुत हो रहे हैं। अगर हम पास्ट की बात करें, हमेशा से ही हमारे देश में या हमारे आसपास जो एशियन कंट्रीज़ में वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत होता है, रेप के क्राइम होते हैं और बहुत तरीके के क्राइम होते हैं। और अगर हम अपने पुराने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो जैसे मन्नू स्मृति जैसी सोच है हमारे देश में, जहाँ पे ये कहा जाता है कि औरत और मर्द बराबर नहीं होते और औरत पे कंट्रोल रहेगा मर्द का। हमेशा ही इसी सोच के साथ जब हमारा जो संसार चलता रहा है तो औरत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। एसिड अटैक भी उन्हीं ऐसी ही सोच का एक क्राइम है जिसमें मर्द ये चाहता है कि मैंने जो बात कह दी वो लड़की उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, और जब वो एक्सेप्ट नहीं करती है, लड़के के किसी प्रपोजल को मना कर देती है, तो ऐसी कंडीशंस में ज़्यादातर लड़के ईगो की वजह से लड़कियों पे एसिड गिरा देते हैं। इनमें से क्या ज़्यादातर एसिड अटैक के जो मामले आए हैं आपके सामने, क्या वन साइड जो प्यार होता है वो है या कोई और? जी, ज़्यादातर जो केसेस है, अगर जैसे मैंने अपनी रिसर्च की है अपने देश में या और देशों में जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे 60 to 70% केसेस जो अनरिक्रूटेड लव, जहाँ पे लड़का लड़की को प्रपोज करता है और लड़की ना कह देती है या शादी के लिए प्रपोज करता है, तो उन रीजंस की वजह से एसिड अटैक ज़्यादा हुए हैं। हालांकि और भी कई मुद्दे हैं, जैसे डॉरी है, लैंड डिस्प्यूट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन वजह से भी एसिड अटैक हुए हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो रीज़न ज़्यादातर अनरिक्रूटेड लव ही होता है। अभी जितने भी एसिड अटैक विक्टिम्स हुई हैं, या मतलब कि जो दूसरी तरफ वो जो एसिड अटैक सोच रखते हैं कि मैं इसको तबाह कर दूंगा, क्या आपने कभी उन लोगों से मिलने की कोशिश की है? विक्टिम जो रही हैं उनसे तो मिले हैं, या उनसे मिलने की कोशिश की कि उनके दिमाग में सोच कैसे आती है कि हम लोग ये स्टेप उठाएं? मैं कुछ ऐसे क्रिमिनल से मिली हूँ जिन्होंने ऐसा क्राइम किया है। देखो सोच सबसे बड़ी बात होती है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही हरकत करता है और परवरिश में इसका सबसे बड़ा रोल रहता है। मैंने ये चीज़ें देखी हैं जिन फैमिलीज़ में वुमेन को इन्फीरियर माना जाता है, लड़कियों को इन्फीरियर माना जाता है, या जिस परिवार में ये सोचा जाता है कि लड़की के पैदा होने पे दुख मनाया जाएगा, वैसी सोच रखने वाले ज़्यादातर लड़कियों पे एसिड अटैक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक केस बताना चाहूँगी। यहाँ पे बड़ा ही दुखदाई केस था। उनसे जब मैं मिली तो मेरा मन बहुत समय तक परेशान रहा कि एक गीता जी थी, उनकी 2 बेटियाँ थी, उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ
और दोनों बेटियों, छोटी बच्चियों पर एसिड अटैक कर दिया और छोटी एक अपनी बच्ची को ही मार दिया क्योंकि घर में बेटियां पैदा हो रही थी। और ये जो सोच है कि लड़कियों की अपनी आवाज़ नहीं होनी चाहिए और लड़कियां पैदा नहीं होनी चाहिए परिवार में, ऐसी सोच की वजह से हमारा समाज जो है लड़कियों को आगे नहीं आने देने जा रहा है। और जिन क्रिमिनल से मैं मिली हूँ उनकी ज़्यादातर यही सोच थी कि मैं तो एक सुपीरियर हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं हुई है, तो इसकी कैसे हिम्मत होगी। और बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स थे जिनको ये पश्चाताप भी नहीं था। जैसे गीता जी के केस पे मैंने बात की, उनके हस्बैंड जो है अभी भी गीता जी के साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही उन पे डिपेंडेंट हो चुकी है कि ये मुझे तो मर्द का सहारा चाहिए। तो जहाँ पे ऐसी सोच है, क्रिमिनल को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है और क्रिमिनल्स ऐसी सोच में जी रहे हैं, वहाँ पे एसिड अटैक जैसे क्राइम तभी बढ़ रहे हैं। जो मैम एसिड अटैक की शिकार हुई होती हैं, आप उनमें से किसी से, जैसे बुक्स आपने लिखी है, सर्च की है, उनमें से कोई ऐसी शिकार हुई लड़की जिसकी बात सुनकर आप भी खुद इमोशनल हो गए हो या आपके भी दिल को मतलब झंझोड़ के रख दिया हो, ऐसी कोई हादसा या ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई है? सच मानो मधु जी, मैं जितने भी सर्वाइवर से मिली हूँ, हर एक से मिलके मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि उनका जो दर्द है जब वो बयान करती है आप सुन नहीं पाते हैं। उनकी जगह पे होके उनकी पीड़ा को समझना बहुत ही दुखदाई होता है। अगर मैं जैसे बहुत सारे सर्वाइवर से मिली थी, मैं गीता जी से भी मिली थी और उनकी बेटी नीतू से मिली थी। उनकी बेटी जो नीतू है वो बचपन में 3-4 साल की थी जब उस पर एसिड अटैक हो गया। उनको पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक मेरे पिता ने किया है, काफ़ी समय बाद पता चला। और उस बच्ची की सोच जो सिंगर बनना चाहती है और वो सोचती है कि जीवन कैसा होगा, उनको समझ नहीं है कि लड़का और लड़की में फ़र्क है। उस बच्ची को देख के बहुत दर्द होता है कि उनके अपने ही पिता ने उनके ऊपर एसिड अटैक कर दिया। और वो अभी भी वो एक कैफ़े में काम करती है और वो वहाँ से जो भी सेविंग्स होती हैं उसमें से अभी भी अपने पिता के लिए कुछ ना कुछ लेके जाती है, क्योंकि बेटी का प्यार अपने पिता के लिए कम नहीं हुआ। और जब मैंने ये कहानी सुनी कि उन्हीं के पिता ने उसके ऊपर एसिड अटैक किया है, तो वो चीज़ मैं काफ़ी लंबे समय तक भूल नहीं पाई थी। आज के समय में जो एसिड अटैक है वो कितने हो रहे हैं और इसमें केसेस कौन से आ रहे हैं आपके सामने? एसिड अटैक के केसेस अगर मैं कहूँ तो ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इसका कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2013 से पहले एनसीआरबी जो है डेटा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। 2013 में इंडियन पिनल कोड में एक लॉ आता है, उसके बाद ही एनसीआरबी डाटा रिकॉर्ड करना शुरू करता है। उसके बाद ये पता चलता है कि साल में 300 से 350 तक के केस आ रहे हैं हमारे देश में, और उसमें 70% जो एसिड अटैक के केसेस है वो वुमेन के अगेंस्ट है बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी। और कोविड के दौरान भी आप हैरान हो गए, जहाँ पे हमें एक राशन भी मिलना बहुत मुश्किल हो रखा था, बहुत सी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, तब भी मैंने एसिड अटैक के केसेस सुने हैं। बहुत ज़्यादा मतलब केसेस आए हैं। और रिसेंटली अभी मैं अगर कुछ समय की बात करूं, कुछ महीनों की बात करूं, आपको बड़ी हैरानी होगी ये जान के कि बहुत सारे केसेस एसिड अटैक मेन पे भी हो रहे हैं। और ये केसेस उतने ही दुखदाई हैं, उतने ही प्रॉब्लमेटिक है जितने वुमेन के लिए है। एसिड अटैक मेन विक्टिम्स जो होते हैं उतना ही दर्द झेल रहे हैं जितना कि एक फीमेल विक्टिम झेल रही है। बार बार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उसके बावजूद भी दुष्कर्म के केस जो बढ़ रहे हैं। अभी पहले निर्भया कांड हुआ था, दोबारा फिर से वो दोहरा दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो क्राइम होता है वो एक सोच के साथ होता है, बुरी सोच, क्योंकि तेजाब जो है लोगों के मन में ही है। अगर तेजाब वाली सोच ख़त्म करनी है तो सबसे पहले हमें अपने परिवारों की परवरिश में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर शुरू से ही हम बचपन से ही अपने बच्चों को भला और बुरा, सबसे पहले जो चाइल्ड अब्यूज़ है उसके बारे में बच्चों को नॉलेज देना, और मेन और वुमेन की इक्वालिटी, मेन और वुमेन की जो बॉडी है उसकी भी रिस्पेक्ट, उसकी सोच की भी रिस्पेक्ट, जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी। और जो लॉ बने हैं हमारे देश में, बहुत लॉज बने हैं और लॉज को
टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी हुई है। 2013 निर्भया केस के बाद 2012 दिसंबर में जो निर्भया केस हुआ, उसके बाद 2013 में इंडियन पीनल कोड में और भी स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए गए, लेकिन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम ये चीज़ तो दुनिया में दिखाते हैं, इस लड़की के साथ रेप हो गया, ऐसे हो गया, हम ढूंढते हैं इंटरनेट पे कि इस लड़की की तस्वीर क्या है, उस लड़की का नाम क्या है, हम अखबारों में ये चीज़ दिखाते हैं। क्यों नहीं हम जब किसी पर्सन जो क्रिमिनल है वो उसको हम सज़ा दे रहे हैं, जैसे अभी निर्भया के केस में फांसी हुई थी, क्यों ऐसी चीज़ों को लाइव दिखाना चाहिए ताकि लोगों के मन में वो डर बैठे। क्रिमिनल को रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी लेके आते हैं। हम नॉर्मली जो इंडिविजुअल बढ़ रहा है, ग्रो अप हो रहा है, तभी से हम सोच को रिहैबिलिटेट क्यों नहीं कर रहे? हम ये वेट क्यों कर रहे हैं कि इंसान क्राइम करे और तब जाके पनिशमेंट देंगे? और जब वो पनिशमेंट भी दी जाती है तो बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इस क्रिमिनल को, फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत है। तो पहले से ही आप सोसाइटी को इम्प्रूव करो ताकि हमारी सोसाइटी रहने लायक बने और ऐसी चीज़ों तक हम डेटरेंट लॉ को इम्प्लीमेंट करके रखें ताकि क्राइम हो ही ना। क्या अत्याचार का जो दुष्कर्म किए जाते हैं या अत्याचार किए जाते हैं, क्या उसका कारण ड्रेस सेंस, वन साइड लव ना, या इसमें क्या है मेन रीज़न क्यों हो रहे हैं ये औरतों पे ये अत्याचार? क्या छोटे कपड़े पहनने का राइट नहीं है? क्या अगर छोटे कपड़े पहन ले तो कैरेक्टरलेस हो जाती हैं वो? क्या अगर वो मूवी में रात को चले गई हैं तो उनको राइट नहीं है बाहर जाने का? मेरा सवाल ये है कि औरतों को राइट मिलने के बावजूद भी राइट नहीं मिलते, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर रीज़न की बात करें तो सबसे पहले कोई भी रीज़न वाजिब नहीं है। अगर 21 साल की पढ़ी लिखी लड़की रात को मूवी देखने जा रही है, उसका ड्रेसिंग सेंस की वजह से रेप हो रहा है, तो 6 महीने की बच्ची जिसको तो पता ही नहीं है ड्रेसिंग सेंस क्या होती है, उसका भी रेप हो रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? इसमें किसी लड़की की गलती नहीं है, किसी विक्टिम की गलती नहीं, ये एक सोच है, जो सोच ही गलत है। जो जैसे मैंने पहले कहा, सोच में ही तेजाब है। अगर छोटी बच्ची के साथ ही रेप कर रहे हो आप, तो वहाँ पे आप कैसे कह सकते हो कि औरत की गलती है? पहरावा कभी भी इन्विटेशन नहीं होता है, बातें कभी भी इन्विटेशन नहीं होती है। मैरिटल रेप भी होते हैं, क्यों होते हैं? वहाँ पे तो कोई ड्रेसअप की बात नहीं आती है। जहाँ पे हम इंसान अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, आदमी खुद को, अपनी इच्छाओं को एक क्षण भी नहीं लगाता कि मैं पूरी कर लूँ, कि ये लड़की मुझे ना कैसे कह रही है, मैं इसके ऊपर एसिड अटैक फेंक दूँ, ये मेरी नहीं, किसी की नहीं, ये मुझे हानि कर रही है, मैं इसका रेप कर दूँ। अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना, अपने आप को ईगो जो लेवल है उसको कंट्रोल करना, वो शुरू से ही नहीं सीखा है इंसान ने। हमारे यहाँ हमेशा से बचपन से ब्रॉटअप किया जाता है, 2 चीज़ों को फोकस किया जाता है, आपने जॉब करनी है, आपने शादी करनी है। क्यों नहीं हम फोकस करते कि इसको, आपको जीवन में अच्छा इंसान बनना है? आप शुरू से 2 ही चीज़ों पे फोकस करना सिखाएं। बच्चों, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, बच्चों आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा। आप क्यों नहीं सिखाते हो कि हाँ आप पढ़ोगे, आप ये चीज़ें सीखोगे, हम ऐसा क्राइम नहीं करोगे? बच्चों को रियलिटी नहीं दिखाते हैं हम। और कहीं ना कहीं जहाँ बहुत से केसेस हमने देखे हैं, जैसे मैं लीगल फील्ड से हूँ, जब एक लड़का किसी का रेप कर देता है तो उसकी मदर भी उसको प्रोटेक्शन के लिए आ जाती है। जब तक औरत के लिए खड़ी नहीं होगी तब तक जो राइट है वो राइट नहीं रहे। आपने एसिड अटैक के ऊपर ही बुक लिखने का क्यों सोचा? और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इसी के ऊपर आपने फोकस क्यों किया? जबकि आप वकील हो, तो एडवोकेट होने के साथ साथ आपका ध्यान एसिड अटैक पे क्यों गया? जी, मैं हमेशा से ही वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करती रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जब 2013 में मैंने पीएचडी करने का सोचा तो मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े कि मुझे किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहिए। और ऐसे ही तब लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक जजमेंट आई थी। एसिड अटैक के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने कोशिश की और पढ़ने की, तो मुझे तो एक स्टडी मटेरियल जो होता है वो चीज़ें ही नहीं थी, कोई रिसर्च पेपर नहीं था, इस पर कोई बुक नहीं थी।
तो मुझे उसमें से उस चीज़ के जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मुझे लगा ये एक इतना ग्रीवियस, इतना हीनियस क्राइम है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो मेरी एक ड्यूटी बनती है कि इस चीज़ पे रिसर्च करके कुछ लिखा जाए, ऐसी रिसर्च जो लोगों को पता चले कि ये भी एक चीज़ है, और ऐसी बुक लिखूं जिससे हर एक विक्टिम को, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, जो लॉ मेकर्स हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये टॉपिक की हीनियस, कितना हीनियस है, कितना ग्रीवियस है, ये समझ में आए और वो लोग इस पे कुछ कर पाएँ। तो इस सोच के साथ मैंने ये किताब और ये रिसर्च लिखी। एसिड अटैक पर बुक लिखते वक्त आपने सीधा सीधा समाज के जो मैन पावर है उन पे अटैक किया है, इन द सेंस की भी ईगो हर्ट। तो क्या किताब लिखते वक्त आपको बाहर से समाज में, जैसे पहले हमें समाज को ही फेस करना पड़ता है, कोई परेशानी, किसी ने तंग किया हो, कुछ 100 तरह की बातें होती हैं, कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं कि किताब लिखते वक्त, आपको सर्च करते वक्त दिक्कत आई, रोकने की कोशिश की गई हो? जी बिल्कुल। जब आप मेरी किताब का जो टाइटल है एसिड अटैक ऑन वुमेन, तो जब ये बात कही जाती थी कि मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है एसिड अटैक ऑन वुमेन है, तो आगे तो अक्सर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी या कहीं पे भी मैं बहुत जगह पे रिसर्च करने गई हूँ, या जनरल पब्लिक आ गई एक और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाली। और ये एक जो टॉन्ट होता है, आप एक इंसान तो बोल के चला जाता है, उस सामने वाले को कहीं ना कहीं सोचने के लिए या उसको डीमोटिवेट करने के लिए बहुत होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं कभी इन चीज़ों को ज़्यादा लेकर नहीं चली अपने मन पे। लेकिन मैं ये हैरानी वाली बात आपको बताना चाहूँगी, मेरे ही रिश्तेदारों ने मुझे, जो काफ़ी ख़ास थे, उन्होंने मुझे ये चीज़ सजेस्ट करने की कोशिश की, तुम ऐसे टॉपिक पे रिसर्च मत करो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है। वो डरते थे कि तुम एक लड़की हो, तुम लड़कियों के राइट के बारे में बोलोगी, और दूसरा ऐसा क्राइम है और कहीं ना कहीं तुम पे भी इम्पैक्ट कर सकता है, तुम ऐसे क्रिमिनल से मिलोगी, हो सकता है कल को वो तुम पे भी कुछ कर दे कि हमारे अगेंस्ट ये चीज़ लिखी जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और जब मैं रिसर्च कर रही थी, जनरल पब्लिक से मैंने जब क्वेश्चनेयर फिल करवाने की कोशिश की, जनरल पब्लिक ने मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। वो कहते एसिड अटैक क्या होता है, जब कुछ लोगों ने तो ये कहा, और जब तेजाब के बारे में बात होती थी तो कहते थे तेजाब नहीं, हमने इस पे बात नहीं करनी है। तो ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स थी जो मुझे फेस करने को मिली। लेकिन कुछ लोग थे जो कोऑपरेटिव भी थे, लीगल डिपार्टमेंट में से जो लोग इनको समझते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट जो होते हैं, एम्स कह लो या पीजीआई कह लो, दे वर वेरी सपोर्टिव। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल 70% लोगों ने मुझे नेगेटिव ही रिस्पॉन्स दिया था। इसके अलावा आप क्या क्या कर रही हैं, अब क्या प्लान कर रही हैं आगे फ्यूचर में? देखो, मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करती हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ और मेरी एनजीओ है द लक्ष्मी फाउंडेशन, जो हम पूरा एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करते हैं। मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम किया है, स्टेट लीगल सर्विसेज पंजाब जो है उनके साथ भी काम किया है। उनके साथ काम करने का मेरा मकसद ये था कि मैं विक्टिम कंपनसेशन पॉलिसी को समझ के, और जो एसिड अटैक विक्टिम्स है जिनको कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए मैं हेल्प कर पाऊँ। और अभी जैसे ICSSR के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके साथ भी रिसर्च कर सकूँ और यूनाइटेड नेशंस के साथ भी रिसर्च कर सकूँ। आप जो ये सोच रखते हैं एसिड अटैक की विक्टिम जो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो लड़कियां होती हैं जिनको ये शिकार हो जाती है, उनको क्या मैसेज देंगी? और रही बात है कि ड्रेस सेंस कितना मैटर करती हैं, उनके लिए जिनकी ये सोच है कि भी ड्रेस सेंस मैटर करती है और लड़कियां जो है प्रभोग करती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो जो ऐसा क्राइम करते हैं, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अपनी अच्छी सोच के साथ अच्छे कर्म करेंगे तो आपको वापस अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी ईगो के साथ, बुरी सोच के साथ किसी को एज एन ऑब्जेक्ट देखेंगे, वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ये मैं अपना इसको बना लूँ, या ये मेरी नहीं हो सकी, किसी की नहीं हो सकेगी, या ब्यूटी जो है उसकी स्पॉइल कर दूँगी, तो एज एन ऑब्जेक्ट वुमन को देखना नहीं चाहिए। कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, वापस कभी ना कभी आपको वो पनिशमेंट के रूप में ज़रूर मिलता है।
जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि एक आपके साथ अगर कुछ क्राइम हो गया, एक घटना हो गई, वो उस पे आपको ज़िंदगी को रोकना नहीं है, अपनी लाइफ को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हो सकता है किसी मकसद के साथ आपके साथ हुए हों। जैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी के साथ एसिड अटैक हुआ तो वो बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन गई, वुमन ऑफ करेज है, और एक सोसाइटी के लिए एग्ज़ाम्पल है कि औरतें कुछ भी हो जाए किसी से कम नहीं है। और पहरावे की बात करूं, पहरावा मायने नहीं रखता है, मायने रखती है आपकी सोच। अगर आपकी सोच जो है वही पॉजिटिव हो तो सब कुछ आपको मिल सकता है, और अच्छी सोच के साथ ही आप सामने आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग, जिन लड़कों को या किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि पहरावा एक इन्विटेशन है कि मेरे साथ गलत करो, तो वो बहुत ही गलत सोच है। वो आप अपनी गलत सोच के साथ किसी का नुकसान तो पहुंचाते ही हो, खुद का भी नुकसान होता है, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप क्राइम करते उसी सोसाइटी में आपको खुद को भी रहना है, आपके आने वाली जो जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, उन्होंने भी रहना है। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कपड़ों वाली सोच को छोड़ के, तेजाबी सोच को छोड़ के अच्छी सोसाइटी बनाएं, ना हम क्राइम करें, ना हम क्राइम करने दें, और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें। बिल्कुल सही। एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, समाज को सुधारें, ना क्राइम करें, ना क्राइम होने दें। इसी सोच के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं कैमरा पर्सन रुशविंदर सिंह के साथ मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।